हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको आज जो मुगल काल है, मुगल काल के जो आपकी क्लास चल रही है, मुगल काल से संबंधित उसकी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में आपको क्या-क्या बताया गया था। उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास को आगे निरंतर जारी रखेंगे। देखिए, कल की क्लास में आपको बताया गया था कि सबसे पहले जो मुगल काल के संस्थापक थे, काल के संस्थापक कौन बताया गया था? मुगल काल के संस्थापक होते हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होते हैं। इनका बाबर का जन्म कब होता है? वे कहाँ के निवासी होते हैं? आखिर उनके पिता का क्या नाम होता है? उनके पिता किस किस वंश से संबंध रखते हैं? उसी के साथ-साथ उनकी माता का नाम बताया गया था, उनकी माता किस वंश से संबंध रखती थी? आपको ऐसे तमाम जो जानकारी होती थी, कह सकते हैं उससे संबंधित जो जानकारी होती थी, बताते हुए आपको कल की क्लास समाप्त कर गई थी। जैसे कल की क्लास में बताया गया था, जो मुगल काल का प्रारंभ कब होता है? मुगल काल का प्रारंभ होता है 1526 ईस्वी में। ये कह सकते हैं पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है, तब उनकी मुगल काल का प्रारंभ होता है, जब वो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के पश्चात। उसी के साथ-साथ आपको ये बताया गया था कि मुगल काल को 2 भागों में बाँटा गया था। एक उत्तरकालीन मुगल बादशाह, दूसरे जो पहला जो बताया गया था शक्तिशाली मुगल काल बादशाह, दूसरा बताया गया था तत्कालीन मुगल बादशाह। अब आपको इसमें उसके बाद बताया गया था कि उन्होंने जो बाबर होते हैं, बाबर के जन्म कब होता है? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उनका जन्म होता है। इसी के साथ-साथ कहाँ पे होता है? फरगना में होता है। उनके पिता का क्या नाम होता है? उनके पिता का नाम होता है उमर शेख मिर्ज़ा। क्या होता है? उमर शेख मिर्ज़ा होता है। उनकी माता का नाम बताया गया था कुतुब निगार खां बताया गया था। जो उनके पिता होते हैं, वे एक तैमूर वंश के संबंध रखते हैं, कह सकते हैं तैमूर के वंशजों में से थे, जबकि उनकी माता जो थीं, कुतुब निगार खां था, जिनका संबंध था चंगेज़ खां के वंशों से। देखा जाए तो जो बाबर उत्पन्न होते हैं, कह सकते हैं बाबर का जब जन्म होता है, 2 प्रतिष्ठित कह सकते हैं शक्तिशाली जो वंश होते हैं, उनके मिश्रण से कह सकते हैं जो बाबर का जन्म होता है, वो साथ ही साथ चंगेज़ वंश का और तैमूर वंश दोनों से संबंध रखते हैं। इसी के साथ-साथ आपको बताया गया था भाई 11 वर्ष की अवस्था में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। कह सकते हैं कि जब बाबर या कह सकते हैं जियाउद्दीन बाबर 11 वर्ष की अवस्था में थे, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात वे अगला शासक बनते हैं। अगला जब वो शासक बनते हैं, यहाँ तक आपको कल की क्लास में बताया गया था। इसी के साथ-साथ आपको बताया गया है कि 1504 ईस्वी में जो बाबर होते हैं, वो काबुल और गजनी पर अधिकार कर लेते हैं। चलिए हम लोग आज उसके आगे से पढ़ते हैं, ठीक है? उसके आगे उन्होंने क्या कार्य करते हैं? देखिए, जब उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में कह सकते हैं सिंहासन पे आसीन होते हैं, सिंहासन पे आसीन होने के दौरान उनके सामने कई दिक्कतें आती हैं। जैसे वे दिक्कतों में सबसे पहले मान लेते हैं, जो उनके कह सकते हैं आपसी संबंधी थे या रिश्तेदार थे या उनके जो सगे-संबंधी थे, उनमें आपसी मतभेद होने लगा कि 11 वर्ष की अवस्था में क्या बाबर इस सिंहासन को या ये कह सकते हैं इस जो फरगना का शासक होते हैं, इसको चलाने में या कह सकते हैं उसका शासन संचालन करने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे? क्या उनके स्थान पे किसी दूसरे को शासक बनाया जाए? ऐसे तमाम प्रश्न जो कह सकते हैं दरबारियों में बीच उत्पन्न होते रहते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने 11 वर्ष के कह सकते हैं 11 वर्ष की अवस्था में अंत में उन्होंने अपने सिंहासन पे आसीन होते हैं। सिंहासन पे आसीन होने के दौरान जो सभी के मन में उत्पन्न हो रही समस्या हो रही थी, ये कह सकते हैं जो सभी के मन में दिक्कतें लग रही थी कि नहीं, जब बाबर ने सिंहासन पे आसीन होते उन सभी समस्याओं को उन्होंने समाधान किया। तब वहाँ की जनता को साथ ही साथ जो दरबारी थे, उनको लगने लगा कि नहीं सुल्तान या कह सकते हैं जो शासक बने हैं, या कह सकते हैं ज़हीरुद्दीन जो फरगना के शासक बनते हैं, वे ये कह सकते हैं एक साम्राज्य को संचालन करने में एक योग्य शासक सिद्ध होंगे। चलिए आपको बताया गया था। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं उसी के दौरान इन्हीं के कह सकते हैं जब ये फरगना के शासन कर रहे थे, इन्हीं शासन के बीच में कह सकते हैं आपको पहले बताया गया था कि इनके बीच में कई कह सकते हैं उपद्रव होने लगे थे, या कह सकते हैं इनके शासनकाल में उनके सगे संबंधी विद्रोह होने की शंका होने लगी थी। लेकिन 1501 ईस्वी में देखते हैं 1501 ईस्वी में जो होते हैं सैबानी खां, कौन होते हैं? सैबानी खां। सैबानी खां ये उन्होंने आक्रमण करते हैं 1501 ईस्वी में। सैबानी खां ने बाबर के ऊपर आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? बाबर या कह सकते हैं बाबर या फरगना पे आक्रमण कर देते हैं। जब फरगना पे आक्रमण कर देते हैं तो ये दो देखा जाए तो जब आक्रमण होगा, आक्रमण होने के पश्चात इन दोनों के बीच युद्ध होगा। वह युद्ध कहाँ पे होता है जान लेते हैं। वह युद्ध होता है सर ए पुल। कहाँ पे होता है? सर ए पुल। सर ए पुल यहाँ पे युद्ध होता है इन दोनों के बीच। सर ए पुल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1501 ईस्वी में सर ए पुल का युद्ध किन के बीच हुआ था, वह हुआ था बाबर और सैबानी खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में देखा जाए तो ये युद्ध इतना कह सकते हैं ये युद्ध इतना भयंकर हुआ था। इस युद्ध में बाबर की पराजय होती है।
क्या होती है? बाबर की पराजय होती है। बाबर की पराजय। जब बाबर के पराजय होते हैं, कह सकते हैं जब बाबर इस युद्ध में पराजित हो जाता है, पराजित होने के पश्चात है जो सैबानी खां होते हैं, सैबानी खां इनको कह सकते हैं मध्य एशिया से बाहर, जो सैबानी सैबानी खां होते हैं, सैबानी खां ने बाबर को कह सकते हैं मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया। कह सकते कहाँ से? इस युद्ध के पश्चात वो मध्य एशिया से बाहर, मध्य एशिया से मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया गया, बाहर खदेड़ दिया जाए। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में बाबर पराजित होते हैं, जब पराजित होते हैं, पराजित होने के पश्चात बाबर को मध्य एशिया से बाहर निष्कासित कर दिया गया था, वह युद्ध होता है सरीपुल का युद्ध होता है। किन के बीच होता है? ये होता है सैबानी खां और बाबर के बीच होता है। कब होता है? 1501 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ऐसे आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो इस युद्ध में कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, बाबर दो वंशों के कह सकते हैं, जो दो प्रतिष्ठित या सम्मानित वंश या कह सकते हैं जो होते हैं, उनके मिश्रण से बनने की वजह से तब भी उनके अंदर ऐसी क्या कमियां हो गई थी कि जो इस युद्ध में हार गए थे। युद्ध में हारने का एक ही कारण था, इनकी युद्ध पद्धति। क्या थी? युद्ध पद्धति। आखिर ऐसी कौन सी युद्ध पद्धति होती है जिसमें जो बाबर होते हैं, बाबर इसमें निपुण नहीं होने की वजह से इस युद्ध में हार जाते हैं? ये इसी के साथ से कहते हैं कि जो बाबर के सहयोगी होते हैं, कह सकते हैं जो सैनिक होते हैं या सेनापति होते हैं, इस युद्ध में बाबर का सहयोग नहीं करते हैं। वह युद्ध पद्धति कौन होती है? तुलगमा। कौन सी पद्धति होती है? तुलगमा पद्धति होती है। क्या होती है? तुलगमा। तुलगमा पद्धति से ये युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? सरेपुल का युद्ध तुलगमा पद्धति से लड़ा जाता है। इस युद्ध में बाबर की पराजय होती है और इसे मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया जाता है। ये याद रखिए कौन सी पद्धति है? तुलगमा पद्धति। कौन सी होती है? तुलगमा पद्धति होती है। इस युद्ध में अपनाया जाता है, जिस वजह से बाबर पराजित होता है। पराजित होने के पश्चात इसे मध्य एशिया से बाहर खेद दिया जाता है या खदेड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट आपको पहले ही बता दिया गया। अगला पॉइंट आपको बताया गया था 1504 ईस्वी में। कौन से? 1504 ईस्वी में जो बाबर होते हैं उन्हें पुनः आक्रमण करते हैं। देखा जाए तो जब इन्होंने मध्य एशिया से इन्हें बाहर खदेड़ दिया जाता है, बाहर खदेड़ने के पश्चात इन्होंने अपने साम्राज्य को कह सकते हैं जो फरगना होता है उसको अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो सैबानी खां होते हैं और बाबर होते हैं, इन दोनों के बीच में कई बार युद्ध होता है। वे कई बार पराजित होते हैं, कई बार उन्होंने जीत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार ये युद्ध चलता रहता है। कभी इनको मध्य एशिया में एंट्री होती है, कभी मध्य एशिया से बाहर इनको खदेड़ा जाता है। जब इन्हें मध्य एशिया से बाहर खदेड़ा जाता था, ऐसे कई परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि इन्होंने उसके बाद भारत पर आक्रमण करने का रणनीति बनाते हैं, कह सकते हैं। और जो भारतीय शासक होते हैं वे उन्होंने भारत में आने के लिए उनको आमंत्रित भी करते हैं। इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। जब बताया जा रहा है 1504 ईस्वी में क्या होता है, इन्होंने काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। कब? काबुल पे। काबुल व गजनी पर 1504 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे अधिकार कर लेते हैं? 1504 ईस्वी में अपनी योग्यता के कह सकते हैं, अपनी योग्यता और कार्य को, अपनी योग्यता और कुशलता की वजह से और सैन्य निपुणता की वजह से उन्होंने 1504 ईस्वी में जो काबुल होता है और गजनी पे अधिकार कर लेते हैं। आप कह सकते हैं जो फरगना के शासक होते हैं उन्होंने अपने युद्ध रणनीति या अपने युद्ध कौशल की वजह से उन्होंने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? 1504 ईस्वी में ये होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट अभी आपको बताया गया था। जो बाबर होते हैं, बाबर का संबंध किससे होता है? देखिए यहाँ पे बाबर का संबंध देखा जाए तो किससे होता है? बाबर का संबंध होता है तुर्कों से। किससे? तुर्कों से। बेसिकली देखा जाए तो जो बाबर होते हैं कहाँ के निवासी होते हैं? ये तुर्किस्तान के निवासी होते हैं। इसी के साथ साथ जो तुर्किस्तान में होते हैं इनका किस वंश से संबंध है? इनका वंश देखा जाए तो जो तुर्कों में चगताई। तुर्कों में कौन सा था? एक वंश था चगताई। कौन सा वंश था? चगताई। चगताई वंश से इनका संबंध था। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत, आपने पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत है जो गुलाम वंश के शासक होते हैं, गुलाम वंश के जितने भी शासक होते हैं वे अपने आप को सुल्तान घोषित करने के लिए किसी के जो उनके धार्मिक गुरु होते थे, कह सकते हैं खलीफा होते थे, उनसे वे अपनी सुल्तान की पदवी लेते थे। उसके बाद वे सुल्तान कहलाते थे। जबकि जो मुगल काल होते थे या कह सकते हैं मुगल काल के भी शासक जितने होते हैं उनका भी संबंध तुर्कों से था, लेकिन वे जो गुलाम वंश के कह सकते हैं जो वे तुर्क थे। और इन दो तुर्कों में यही भिन्नता होती है कि वे अपने धार्मिक गुरु से, जो गुलाम वंश के शासक होते हैं वे अपने धार्मिक गुरु से अपने सुल्तान की पदवी लेते थे, जबकि मुगल काल ऐसा नहीं करते थे। मुगल काल खुद को कह सकते हैं स्वयं ही अपने आप को बादशाह घोषित करते थे।
क्या करते थे, अपने आप को बादशाह घोषित करते थे। शुरुआती दौर में देखा जाए तो जो मुगल काल होता है, शुरुआती दौर में उन्होंने मिर्जा नाम की या कह सकते हैं मिर्जा उपाधि धारण करते थे। क्या करते थे शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर में जो शुरुआती दौर में मुगल काल के मुगल के वंशज, शुरुआती दौर के जितने भी मुगल काल के वंशज होते हैं, कह सकते हैं जो उनके जो पूर्वज होते हैं, कह सकते हैं मुगल काल के जो पूर्वज होते हैं, जो बाबर के पूर्वज होते हैं, वे अपने नाम के बाद कह सकते हैं या जो उपाधियां धारण करते थे, कौन सी उपाधियां उपाधियां धारण करते थे, मिर्जा उपाधि। कौन सी उपाधि धारण करते थे, ये मिर्जा उपाधि धारण करते थे। कब धारण करते थे, जब कह सकते हैं मुगल काल का प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके पहले उनके जो वंशज होते थे वे मिर्जा उपाधि धारण करते थे। जैसे आपको बता दिया जाए कि जो बाबर होते हैं, बाबर के पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, वही मिर्जा उनकी उपाधि होती थी। उनका नाम क्या था, क्यों देखा जाए तो उमर शेख उनका नाम होता है, और जो उनकी उपाधियाँ क्या होती हैं, इनकी उपाधियाँ होती हैं मिर्जा। पहले ये धारण किया जाता था, लेकिन जब बाबर कह सकते हैं, जब सिंहासन या कह सकते हैं जब वो मुगल काल की स्थापना करते हैं, मुगल काल की स्थापना करने के पश्चात उन्होंने 1506 या 7वीं ईस्वी में, लगभग 1506 या 1507 ईस्वी में उन्होंने मिर्जा नाम की उपाधियों को त्याग दिया। कह सकते हैं मिर्जा जो उपाधि धारण करते थे उसको समाप्त कर लिए। क्या कहिए, मिर्जा उपाधियों को समाप्त कर दिए। मिर्जा उपाधि उपाधि का अंत करके एक नई उपाधि धारण करना शुरू किए। एक नई उपाधि, वह नई उपाधि कौन सी होती है, वह नई उपाधि होती है पादशाह। क्या नाम होती है, वह उपाधि होती है पादशाह। कौन सी उपाधि उन्होंने त्यागा, कह सकते हैं मिर्जा, जो मिर्जा उपाधि होती है उनको इसका परित्याग करके उन्होंने पादशाह जो होती है ये नई उपाधि धारण करते हैं। कौन सी, पादशाह नामक की नई उपाधि धारण करते हैं इन्होंने अपने शासनकाल में। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। आखिर अब हम लोग देखेंगे जो बाबर होते हैं, बाबर का किस प्रकार भारत में आगमन होता है, किसके सहयोग से वे भारत में आते हैं, और अंत में जो जिन्होंने भारत में उनको आने के लिए आमंत्रित करता है वे इनको सहयोग कैसे करते हैं। ऐसे तमाम तमाम बिंदुओं को देखते हुए आज की क्लास निरंतर रहेगी। चलिए आज का देखते हैं कौन ऐसे शासक होते हैं जो बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले देखिए बाबर का भारत में आगमन लिखते हैं। बाबर का भारत में आगमन, भारत में आगमन, आगमन में सहयोग। आखिर भारत जब बाबर होते हैं, बाबर जब भारत आते हैं तो उनमें किसने सहयोग करते हैं, ये बाबर को कौन आमंत्रित करता है। देखा जाए तो उस समय दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते हैं इब्राहिम लोदी होते हैं। इब्राहिम लोदी के जो चाचा होते हैं, इब्राहिम लोदी के चाचा कौन होते हैं, आलम खां लोदी। कह सकते हैं इनके आगमन में सबसे पहले किसका सहयोग होता है, जो दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के जो चाचा होते हैं, या कह सकते हैं यहाँ लिखते हैं इब्राहिम लोदी के चाचा। इब्राहिम लोदी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा का क्या नाम था, आलम खां। आलम खां, ये होते हैं इब्राहिम लोदी खां के ये चाचा होते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि इब्राहिम खां के लोदी के जो चाचा होते हैं उन्होंने बाबर को कह सकते हैं दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। दिल्ली में उनको आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने का मतलब एक ही कारण होता था कि वे चाहते थे, जो आलम खां द्वितीय कह सकते हैं, जो आलम खां होते हैं या उनके चाचा होते थे, वे चाहते थे कि दिल्ली की जो सिंहासन है वे अपने अधीन कर लें, या कह सकते हैं वो दिल्ली के शासक होना चाहते थे। इसी वजह से वे बाबर को कह सकते हैं दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए या आलम खां की सहायता के लिए वे बाबर को आमंत्रित करते हैं। क्या होता है, किस लिए इनको बुलाया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है कि जो आलम खां होते हैं, आलम खां चाहते थे कि दिल्ली की बागडोर वे अपने हाथों में लेना चाहते थे, जबकि उस समय शासक इब्राहिम लोदी होते थे। वे जो आलम खां होते थे, आलम खां इतने सुदृढ़ सैनिक व्यवस्था अपने आप को नहीं कर पाए थे कि वे इब्राहिम लोदी के ऊपर या कह सकें दिल्ली के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकें। इसी वजह से उन्होंने अपने सैन्य सहयोग के लिए कह सकते हैं या अपने सहयोग के लिए वे बाबर को बुलाते हैं। बाबर आते हैं, इन दोनों के बारे में क्या होता है, आलम खां बाबर को बुलाते हैं, बाबर को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित किस लिए करते हैं, आमंत्रित इसलिए करते हैं कि दिल्ली की
दिल्ली का बागडोर कैसे दिल्ली का सुल्तान बनना चाहते थे। सुल्तान बनना चाहते थे। दिल्ली का सुल्तान कौन बनना चाहता था? दिल्ली का सुल्तान बनना चाहते थे आलम खान जो होते हैं, कह सकते हैं वे दिल्ली का सुल्तान बनना चाहते थे, लेकिन वे इतना शक्तिशाली शासक या कह सकते हैं शक्तिशाली सूबेदार के रूप में नहीं थे कि वे डायरेक्ट दिल्ली पे आक्रमण कर सके। इसी वजह से वे बाबर का सहयोग लेते हैं। इनके कह सकते हैं जो बाबर होते हैं, बाबर जब बाबर कह सकते हैं कि इस इनके पहले भी देखा जाए तो जो बाबर होते हैं, बाबर भारत में आने का कह सकते हैं आने का प्रयास कई बार करते हैं। उन्होंने भारत में कह सकते हैं जो जब उन्होंने 1501 ईस्वी में जो सैबानी खां होते हैं, 1521 में सरपुल का युद्ध होता है। उस युद्ध में जब वे पराजित होते हैं, पराजित होने के पश्चात जब उन्हें मध्य एशिया कह सकते हैं, मध्य एशिया से खदेड़ दिया जाता था या कह सकते हैं बाहर भेज दिया जाता था। इस बाहर भेजने के पश्चात में उन्होंने भारत पे कई बार आक्रमण किए हैं। कह सकते हैं इस दौर में उन्होंने 3 से 4 बार भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन आक्रमण करने के पश्चात वे भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। जबकि उनका पहला सफल अभियान कब होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसके पश्चात जब इन्होंने बुलाया तो चौथा आगमन था भारत में, इनका लगभग चौथा आगमन था। कौन था? लगभग चौथा आगमन भारत में था। चौथा आगमन जब पहली बार उन्होंने कह सकते हैं आक्रमण करते हैं, जैसे जो भारत के किनारे तटीय क्षेत्र होते हैं, कह सकते हैं जैसे उस समय मुल्तान होता था, सिंध होता था, इन क्षेत्रों पे उन्होंने आक्रमण करते हैं। पंजाब होता था, इन क्षेत्रों पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण के पश्चात वे उतनी तरह से विजित नहीं होते, कह सकते हो उतनी तरह से कह सकते हैं एक शक्तिशाली शासक के रूप में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसी वजह से वे पुनः लौट जाते थे, और लौटने के पश्चात यहाँ से जब वे भारत से लौटते थे तो वे अपने मध्य एशिया कह सकते हैं जो अपना फरगना क्षेत्र है, उन सब फरगना क्षेत्र काबुल इन सब पे अधिकार करने के लिए उनका संघर्ष, आंतरिक संघर्ष जारी था। ये होता है जब कह सकते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। जब अगला पॉइंट में जब ये बात कह सकते हैं ये सूचना इब्राहिम लोदी को पता चलती है कि वे आलम खां जो होते हैं कि अपनी सैन्य व्यवस्था सुधारने के लिए कह सकते हैं दिल्ली पे अधिकार करने के लिए वे बाबर को आमंत्रित करते हैं। इस कारण जब ये सूचना इब्राहिम लोदी को पता चलती है, इब्राहिम लोदी इनको सूचना देते हैं, कह सकते हैं सूचना दिया जाता है कि ये दिल्ली में उपस्थित हों, कह सकते हैं ये राजधानी में उपस्थित हों। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया गया था कि जब बाबर होते हैं, कह सकते हैं इब्राहिम लोदी शासक होते हैं, उस समय उनके बीच में कह सकते हैं उनके आंतरिक विद्रोह के होने की संभावना होती थी। जैसे जब आपको बताया गया था कल की क्लास में, आपको बताया गया था पंजाब के शासक कौन होते हैं? पंजाब के शासक होते हैं दौलत खां। कौन होते हैं? दौलत खां जो होते हैं, दौलत खां को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। दिल्ली दरबार में इन्हें उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। जब इन्हें कह सकते हैं जो पंजाब के सूबेदार होते हैं दौलत खां को दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। इनकी भी एक ही मंशा होती थी कि ये चाहते थे कि जो पंजाब के सूबेदार होते हैं, पंजाब के सूबेदार से वे पंजाब को एक संयुक्त कह सकते हैं स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करना चाहते थे, और उसके वहाँ पे वे शासक बनना चाहते थे। इसी के साथ साथ वे दिल्ली का भी शासक बनना चाहते थे। इसी वजह से ये भी बाबर का सहयोग देते हैं। और देखा जाए तो जब इन्हें इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत या कह सकते हैं दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, तो इन्होंने राजा की बातों का अवहेलना किया, या कह सकते हैं राजा की बातों को मानने से मना कर दिया कि वह दिल्ली में उपस्थित नहीं हुए। कहने का मतलब यही है कि वे दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए, पहला कारण था। दूसरा देखते हैं, इस प्रकार देखा जाए तो अगला पॉइंट जो होता है कि जो दौलत खां होते हैं, दौलत खां के जो पुत्र होते हैं, दौलत खां ने अपने पुत्र को बाबर के पास भेजते हैं कि बाबर के पास इसलिए भेजा जाता है कि देखा जाए तो जो आलम खां के चाचा जो आलम खां होते हैं और इब्राहिम लोदी, उन दोनों के बीच में कह सकते हैं द्वंद्व शुरू हो जाता है। इस द्वंद्व का फायदा लेने के लिए जो दौलत खां होते हैं अपने पुत्र को भेजते हैं किसके पास? बाबर के पास भेजते हैं। बाबर के पास जब भेजा जाता है तो वे चाहते थे कि इन दोनों के युद्ध कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो टकराव हो रहा है इसका फायदा किसको हो? इसका फायदा होता था, ये सोचते इसका फायदा दौलत खां को हो कि दौलत खां अगला सुल्तान नियुक्त हो सके। इसके बाद जब ये पता चलता है बाबर को, जब ये सूचना बाबर को मिलती है, तो इस स्वर्णिम अवसर का कह सकते हैं इस स्वर्णिम अवसर का ये लाभ लेना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने इस समय भारत पे आक्रमण करने के लिए सोचते हैं। इसी के साथ साथ जो मेवाड़ के शासक होते हैं, आपको बताया गया था राणा सांगा होते हैं, राणा सांगा का भी निमंत्रण बाबर को मिल गया था कि हाँ, बाबर कह सकते हैं जो होते हैं राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था कि वे आए दिल्ली पे आक्रमण करें, और वे दिल्ली पे जब आक्रमण करेंगे तो आक्रमण के दौरान जो मेवाड़ के शासक हैं वे उनका सहयोग करेंगे। इस तरह देखा जाए तो भारत की ये स्थिति थी, जो राजा होते थे वे आपसी
आपस में ही संघर्ष में उलझे होते थे। जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे, वे भारत पे कह सकते हैं विजय करने के पश्चात, या कह सकते हैं वे भारत में आए, आक्रमण करते थे और वहाँ से अच्छा खासा धन लूट के ले जाते थे। ये तो कुछ आए ऐसे जो धन लूट के लेके चले गए, और कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने भारत पे शासन करना प्रारंभ कर दिया था। यही हाल होता है बाबर के आगमन का। कौन कौन सहयोग देता है? सबसे पहले तो जो होते हैं उनके चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां होते हैं, इन्होंने सहयोग देते हैं। दूसरे पे होते हैं जो पंजाब के सूबेदार होते हैं, दौलत खां होते हैं, इन्होंने कह सकते हैं बाबर को आने में आमंत्रित करते हैं। और जो अगले शासक होते हैं, मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली या एक प्रतिष्ठित शासक होता था सिसोदिया वंश के संस्थापक, सिसोदिया वंश से संबंध होने की वजह से भी जो राणा सांगा होते हैं, कह सकते हैं राणा संग्राम सिंह होते हैं, ऐसे इन सबों के कौन होते हैं अगले शासक? राणा सांगा ये भी होते हैं बाबर को आमंत्रित करने के लिए। ये सब इनके शासकों ने कह सकते हैं बाबर को आमंत्रित करते हैं। बाबर जब आते हैं उसके बाद उन्होंने पानीपत का युद्ध होता है। इस युद्ध में कह सकते हैं इब्राहिम लोदी पराजित होते हैं, और दिल्ली पे कह सकते हैं जो दिल्ली पे अधिकार किसका हो जाता है? दिल्ली पे अधिकार मुगल काल का हो जाता है, या कह सकते हैं बाबर का हो जाता है। इस प्रकार भारत में बाबर का आगमन होता है। आगमन में कौन कौन सहयोग देते हैं? आलम खां देते हैं, दौलत खां देते हैं, और उसके बाद राणा सांगा देते हैं। ये कह सकते हैं भारत में आगमन के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पानीपत का आखिर प्रथम युद्ध जब होता है उसमें क्या क्या परिणाम होते हैं, आखिर इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पराजय होने के कौन से कारण होते हैं, और बाबर द्वारा विजित किए गए जीतने जाने के कौन से परिणाम होते हैं या कौन से कारण होते हैं कि वे भारत में आने के पश्चात मध्य एशिया से भारत आते हैं। भारत में आने के बाद वे विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे तमाम कारणों को जानते हुए फिर हम लोग कल की क्लास देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।